हेलो एवरीवन, वेलकम टू किन स्टडीज। आज है 8 जनवरी और आज के करंट अफेयर सेशन में हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे वो टॉपिक्स हैं रैमजेट पावर्ड आर्टिलरी सेल्स के बारे में देखेंगे। देन हम देखेंगे वेनेजुएला के बारे में। वेनेजुएला अभी काफी खबरों में रहा है। इसके साथ ही हम देखेंगे क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में। देन बैक्ट्रियन कैमल जो कि लद्दाख से संबंधित है, इसके बारे में देखेंगे। फिर हम देखेंगे सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बारे में। वेस्टर्न घाट्स काफी चर्चा में है, हम इनके बारे में देखेंगे। और लास्ट में हम देखेंगे स्किलिंग फॉर एआई रेडीनेस प्रोग्राम के बारे में। शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रैमजेट पावर्ड आर्टिलरी सेल्स। यहाँ पर जो रैमजेट चालित तोपखाने हैं उनसे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है they utilize atmospheric oxygen for combustion instead of carrying an internal oxidizer. And second, they are capable of maintaining supersonic speeds throughout their flight trajectory from the point of launch. और यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं। आपको बताना है जो रैमजेट पावर्ड आर्टिलरी सेल्स हैं उनसे संबंधित यहाँ पर कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट आपका करेक्ट है जबकि सेकंड इनकरेक्ट है। बिकॉज रैमजेट्स कैन नॉट जनरेट स्टैटिक थ्रस्ट एंड देयरफॉर दे कैन नॉट ऑपरेट फ्रॉम रेस्ट और सबसोनिक स्पीड्स। आप यहाँ डिटेल में देख सकते हैं। Ramjet powered artillery cells are air breathing propulsion systems, unlike conventional rocket assisted projectiles. They do not carry an onboard oxidizer. Instead, they rely on atmospheric oxygen drawn into the inlet during high speed flight, where it mixes with the fuel and combusts to generate thrust. This design significantly reduces the mass penalty associated with oxidizer and allows more space for fuel or payload, improving range efficiency. This principle is identical to that used in ramjet missiles and experimental hypersonic missiles. Ramjets can't generate static thrust and therefore cannot operate from rest or subsonic speeds. इसी वजह से आपने देखा कि जो सेकंड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट रहा है। A ramjet powered artillery cell must first be accelerated to high supersonic speeds by a conventional gun launch and ballistic trajectory before the ramjet can ignite and sustain propulsion. Even after ignition, the cell does not maintain supersonic speeds throughout the entire flight. It typically follows a mixed ballistic powered profile with thrust sustaining velocity only during a mid course phase. Acrodynamic drag, gravity, and terminal descent ensures that continuous supersonic speed from launch to impact is not maintained. हाल ही में ये जो रैमजेट पावर्ड आर्टिलरी सेल्स हैं ये चर्चा में रहे बिकॉज इंडियन आर्मी इज सेट टू बिकम द फर्स्ट आर्म्ड फोर्स इन द वर्ल्ड टू ऑपरेशनली डिप्लॉय रैमजेट पावर्ड आर्टिलरी सेल्स फॉर इट्स 155 mm guns. These cells are advanced 155 mm projectiles fitted with an air-breathing ramjet propulsion module, allowing them to sustain thrust after being fired from a conventional artillery gun. With extended range, it enhances the reach of standard 155 mm cells by 30 to 50% without increasing gun barrel length.
बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज शेयर अ लैंड बॉर्डर विद वेनेजुएला? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश वेनेजुएला के साथ भूमि सीमा साझा करता है? आपके ऑप्शंस हैं ब्राजील, कोलंबिया, गुयाना और सूरीनाम। सो नीचे दिए गए कोड्स का उपयोग करके आपको बताना है कि ऐसी कौन सी कंट्रीज हैं जो अपना बॉर्डर शेयर करती हैं वेनेजुएला से। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो ये कंट्रीज हैं ब्राजील, कोलंबिया और गुयाना। आप ध्यान रखेंगे सूरीनाम बॉर्डर शेयर नहीं करता है वेनेजुएला से। आप देख सकते हैं सो वेनेजुएला शेयर्स लैंड बॉर्डर विद कोलंबिया, ब्राजील एंड गुयाना। Colombia lies to its west and northwest, forming one of the longest and most geopolitically significant border in northern South America. Brazil lies to the south, with the border passing through dense rainforest regions of the Amazon basin. Then Guyana lies to the east, and this border is subject to a long standing territorial dispute over the Essequibo region, which remains a contemporary international issue. अभी हाल ही में वेनेजुएला खबरों में रहा because recently US military has launched large scale strikes inside Venezuela with explosions heard in multiple areas including the capital of Venezuela, Caracas. तो आपने देखा कि जो कंट्री है वेनेजुएला, इसकी लोकेशन है नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका। इसके साथ ही ये जो मैरीटाइम बाउंड्रीज है वो शेयर करती है कैरेबियन सी से और अटलांटिक ओशन से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। With reference to the Quality Council of India, consider the following statements. तो जो भारतीय गुणवत्ता परिषद है, यहाँ पर उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है इट वॉज established under the Societies Registration Act 1860. Second, it serves as the national accreditation body for medical laboratories and testing facilities. And third, the National Quality Campaign is led by the QCI to empower citizens. और यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं। आपको बताना है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया से संबंधित यहाँ पर आपको बताना है कि क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया से संबंधित कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पर ये तीनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। आप देख सकते हैं The Quality Council of India was established in 1996 and registered under the Societies Registration Act 1860. So one of its key function is running national accreditation programs for various sectors including laboratories, certification bodies and medical labs like NABL and NABH. So this organization leads the National Quality Campaign which aims to create awareness and empower citizens to demand quality goods and services. The QCI's structure is unique as it involves industry representation,
alongside the government ensuring a balanced approach to quality standards. सो हाल ही में ये जो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया है ये चर्चा में रहा बिकॉज इट अनाउंस्ड नेक्स्ट जनरेशन क्वालिटी रिफॉर्म्स ऑन द ईव ऑफ सुशासन दिवस 2025 टू स्ट्रेंथन इंडियाज क्वालिटी इकोसिस्टम। आप कमेंट करके बताएंगे कि सुशासन दिवस कब मनाया जाता है। सो ये जो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया है ये एक ऑटोनोमस नॉन प्रॉफिट नेशनल एक्रेडिटेशन बॉडी है जो कि प्रमोट करती है, अडॉप्ट करती है एंड इंस्टीट्यूशनलाइज करती है क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को अक्रॉस सेक्टर्स इन इंडिया। सो इसके एम की बात करें तो इसका एम है टू बिल्ड अ रोबस्ट नेशनल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर अलाइंड विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स and it also enhance global competitiveness of the Indian goods and services, protect consumer interests and improve quality of life. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। What is the IUCN conservation status of the Bactrian camel that was recently seen in the news? So यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में खबरों में रहा जो बैक्ट्रियन ऊंट है उसका आईयूसीएन संरक्षण स्थिति क्या है। के ऑप्शंस हैं इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, वल्नरेबल या फिर लीस्ट कंसर्न। आपको बताना है कि हाल ही में चर्चा में रहा जो बैक्ट्रियन कैमल है उसका आईयूसीएन स्टेटस क्या है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो इसका स्टेटस है क्रिटिकली इंडेंजर्ड। आप देख सकते हैं Ladakh's double-humped Bactrian camel will debut at the 77th Republic Day Parade, highlighting their unique heritage. So scientifically इसको जिस नाम से जाना जाता है वो है Camelus bactrianus and they are large even-toed ungulates called Ladakh's silent warriors. They are native to Central Asia, ranging from Afghanistan to China, mainly in the Mongolian steppes and Gobi Desert. So, in India, small populations survive in the high altitude cold desert of Nubra Valley in Ladakh. So, they are mainly herbivorous and are listed as critically endangered by the International Union for Conservation of Nature. तो आपने देखा कि पहली बार ये रिप्रेजेंट करेंगे या ये प्रेजेंट होंगे 77th रिपब्लिक डे परेड में। आप ध्यान रखेंगे डबल हम्प्ड ये जो बैक्ट्रियन कैमल्स हैं ये संबंधित है लद्दाख से और इनका आईयूसीएन स्टेटस है क्रिटिकली इंडेंजर्ड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन विच रिवर। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में चर्चा में रहा जो सलाल जल विद्युत परियोजना है वो किस नदी पर स्थित है। आपके ऑप्शंस हैं रावी रिवर, झेलम रिवर, चेनाब रिवर या फिर इंडस रिवर। आपको बताना है हाल ही में चर्चा में रहा ये जो सलाल जल विद्युत परियोजना है ये किस नदी पर स्थित है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो ये स्थित है चेनाब रिवर पर। आप देख सकते हैं So recently, Union Minister directed sediment removal at the Salal Power Project in Jammu and Kashmir to maximize water use amid the Indus Water Treaty between India and Pakistan being kept in abeyance.
So Salal is a 690 megawatt run of the river hydroelectric project on the Chenab River in Riyasi district of Jammu. So it is owned by the National Hydroelectric Power Corporation and it was India's first hydropower project under the Indus Waters Treaty regime in Kashmir. So this dam is 130-meter high at 1627 feet above mean sea level. So Jammu and Kashmir gets 12.5% power while the rest goes to the northern grid supplying multiple northern states. आप ध्यान रखेंगे हाल ही में चर्चा में रहा जो सलाल पावर प्रोजेक्ट है वो संबंधित है चिनाब रिवर से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। With reference to the geological formation of the Western Ghats, consider the following statements. So यहाँ पर जो पश्चिमी घाट की भूवैज्ञानिक संरचना है उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है The Western Ghats are young fold mountains formed concurrently with the Himalayas through orogenic process. And second, the characteristic step-like topography of the region is a direct result of massive basaltic lava flows from the Deccan Trap eruptions. And third, the western edge of the Deccan Plateau fractured and subsided, forming a prominent escarpment that defines the Ghats. और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं। आपको बताना है वेस्टर्न घाट्स से संबंधित यहाँ पर कितने ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो यहाँ पर आपका सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है जबकि फर्स्ट इनकरेक्ट है क्योंकि जो वेस्टर्न घाट्स हैं दे आर नॉट यंग फोल्ड माउंटेन्स लाइक हिमालयाज, दे आर द पार्ट ऑफ द एंशियंट पेनिनसुलर सील्ड। आप देख सकते हैं। So the Western Ghats are not young fold mountains like Himalayas. They are part of the ancient peninsular silt dating back to the Precambrian era. So their formation is attributed to cratonic upliftment and faulting, not the compressional forces of orogeny that created Himalayas. So the Ghats are a fault block mountain system. The term trap in Deccan Traps refers to the Swedish word of the stair step, and the massive volcanic eruptions led to extensive basaltic lava flows that solidified in layers, creating the distinct step-like highland topography seen across western India, which is the defining feature of the Deccan Plateau's western edge. So, Western Ghats are essentially the uplifted, rugged edge of the Deccan Plateau, and this escarpment was formed when the western part of the plateau broke away and subsided into the Arabian Sea, following the northward drift to the Indian plate after it separated from Gondwana land. So, this subsidence created the steep slope or escarpment. सो रिसेंटली ये जो वेस्टर्न घाट्स हैं ये चर्चा में क्यों रहे? बिकॉज IUCN ने क्लासिफाई किया है इंडिया के वेस्टर्न घाट को अलोंग विद द मानस नेशनल पार्क एंड सुंदरवन नेशनल पार्क एज साइट्स ऑफ द सिग्निफिकेंट कंसर्न इन इट्स वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक फॉर रिपोर्ट। तो ये जो वेस्टर्न घाट मानस नेशनल पार्क और सुंदरवन है इसको IUCN ने डिक्लेयर किया है सिग्निफिकेंट कंसर्न साइट्स। इसके साथ ही आपने देखा होगा कि अभी अरावली को बचाने को लेकर के काफी प्रदर्शन हुआ। इसी तरह अब ऐसी मांग है कि वेस्टर्न घाट्स के संरक्षण के लिए भी कुछ कदम उठाया जाए। So Western Ghats are one of the most significant ecological zones in India with exceptional biodiversity, strong influence on climate and major role in hydrological functions. सो ये
छह जो राज्य हैं वहां पर विस्तारित है, जिनमें शामिल है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड केरला। Stretching from Satpura Range to Kanyakumari, covering 160,000 square kilometer of area. So it has a major role in the regulation of monsoon and is the home to 300 plus threatened species. And also, it supports millions of people through water, forests, minerals, and agriculture. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Skilling for AI Readiness Program is an initiative of which ministry? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है स्किलिंग फॉर एआई रेडीनेस कार्यक्रम जो है, जो कि हाल ही में चर्चा में रहा है, ये किस मंत्रालय की पहल है? आपके ऑप्शंस हैं वर्ल्ड बैंक, नीति आयोग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या फिर मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो ये जो इनिशिएटिव है ये है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की। आप देख सकते हैं the President of India created a special program under Skilling for AI Readiness Program. सो आपने देखा कि ये जो इनिशिएटिव है ये इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की। और इस प्रोग्राम का एम है टू इंटीग्रेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लर्निंग इनटू स्कूल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सिस्टम्स। So it prepares students and teachers for a fast changing digital world and AI based careers. So government has allocated 500 crore rupees to set up a center of excellence in artificial intelligence for education. आप ध्यान रखेंगे हाल ही में चर्चा में रहा जो स्किलिंग फॉर एआई रेडीनेस प्रोग्राम है ये संबंधित है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड इंटरप्रेन्योरशिप से। सो आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।